देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे निर्मला सीतारमण को मोदी के कैबिनेट से हटाने की मांग एक बड़े मुख्यमंत्री ने की है। बताएंगे क्या इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ एक गंभीर मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ साथ आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के दो नेता जिसमें कंगना रनावत से लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधने की कोशिश की है, लेकिन अपने ही बयान में उल्टा फंस गए हैं दोस्तों। वहीं पर नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक बार फिर से ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साथ साथ राहुल गांधी ने बीजेपी को किया है खुला चैलेंज। बताएंगे मोदी को सदन में आने की दी गई है चैलेंज दोस्तों। और वहीं पर चाइना ने एक बार फिर से भारत वाले एरिया के अंदर एक बार फिर से विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की है। बताएंगे आपको बीजेपी सरकार की चुप्पी के बाद भारत के लिए एक और चाइना से जुड़ा हुआ चिंता का विषय है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी पर फिर से बीजेपी के नेताओं के निशाना साधे जाने पर अखिलेश यादव ने दिया है करारा जवाब। बताएंगे अब जाति वाले मामले को लेकर फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। पंजाब के अंदर सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। 8 नेताओं को सस्पेंड किया गया है दोस्तों। नवीन पटनायक ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि खुद ड्रग्स लेने की बात स्वीकार करने वाली कंगना रनावत को राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए, उनको पहले अपने इतिहास के बारे में देखना चाहिए। और राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट करवाने वाले बयान के मामले को लेकर अब पार्लियामेंट के अंदर कंगना रनावत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा दोस्तों, और जय संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कैबिनेट से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा वित्त मंत्री जिसने बजट की बुनियादी समझ नहीं है वो खतरनाक हो सकता है। सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से निर्मला सीतारमण को हटाने की मांग करते हुए कहा कि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी देना और वित्त मंत्री बनाए रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे मंत्री पर विश्वास करना जिसमें बुनियादी समझ की कमी है खतरनाक हो सकता है। सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री की आलोचना की और कहा कि उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से कर्नाटका के साथ किए गए अन्याय को छुपाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण के भ्रामक बयानों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटका को न्यूनतम सहायता प्रदान की है और वित्त मंत्री को बजट के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए इनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम पर एफआईआर दर्ज की गई है। युवक ने बताया कि मुझे धमकाया गया, घर से गायब करा दूंगा, लाश भी नहीं मिलेगी। ये धमकी बीजेपी के सांसद ने दिया है। इस पर समाजवादी पार्टी ने न्यूज शेयर करते हुए लिखा कि योगी जी आपकी पार्टी के सांसद सतीश गौतम पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर पुलिस ने सामान्य तरीके से नहीं लिखी बल्कि कोर्ट के आदेश के बाद लिखी गई है, क्योंकि पीड़ित थाने से गुहार लगा लगाकर थक गया, लेकिन उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई जब तक कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए गए थे। और फिर आगे लिखा गया कि अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो अपने पार्टी के सांसद को गिरफ्तार कराइए और चलाइए बुलडोजर जैसे आप दूसरे दलों के नेताओं पर कार्रवाई करते हुए जीरो टॉलरेंस के दावे करते हैं, लेकिन आप एक झूठे मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ जनता के सामने अच्छा बनते हैं, जबकि आप कतई न्याय प्रिय ईमानदार योग्य मुख्यमंत्री नहीं है। आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार और अपराध होता है जिसे आप खुद बढ़ावा देते हैं, और ये देश प्रदेश की जनता सामने आपका सच अब खुल चुका है। महाभ्रष्ट और अपराधी है योगी, भाजपा सरकार नहीं चाहिए। भाजपा समाजवादी पार्टी की ओर से जो निशाना साधा गया दोस्तों, ये जो सवाल खड़ा किया गया, अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही सवाल खड़ा किया गया है तो अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोगों को पहले ही पता था कि हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से अगर कंगना रनावत चुनाव जीत जाती है तो वो पूरे 5 साल कंट्रोवर्सी में रहेंगी। एक बार फिर से कंगना रनावत ने इन बातों को सही साबित किया है दोस्तों। कंगना रनावत कहती है कि राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और भाषण देने के लिए आते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद अब जवाब देते हुए लोगों ने उनका पुराना वीडियो निकाला है दोस्तों, जिसमें वो इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहती है कि मैं एक ड्रग एडिक्ट थी, यानी एक नशेड़ी थी, यानी उनका खुद का इतिहास रहा है ड्रग्स लेने का, नशा करने का, और वो राहुल गांधी को हिदायत देते हुए और राहुल गांधी के खिलाफ ये टिप्पणियां कर रही है कि उनकी ड्रग्स टेस्ट होनी चाहिए, नशे की जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जिनका इतिहास ही इस तरीके का रहा है वो दूसरों पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। और जब राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी चौतरफा घिरती जा रही है और भाजपा के पास जवाब देने के लिए कोई तार्किक बात नहीं है, तो अब इस तरीके की बेफिजूल की बातें की जा रही है दोस्तों। कंगना रनावत और अनुराग ठाकुर जैसे भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेताओं को बयान देने के लिए आगे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच में हुए बहस के मामले को लेकर तारीफ करते हुए अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये स्पीच हमारे एक यंग और एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान हमारे साथी अनुराग ठाकुर जी का, जिसे जरूर सुनिएगा। इसमें तथ्य भी है, इसमें ह्यूमर भी है और इसमें बताया गया है कि इंडिया गठबंधन के लोग कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच शेयर किया है दोस्तों, इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि आप जिसको यंग और एनर्जेटिक कलीग बता रहे हैं, यानी अपना साथी बता रहे हैं जो युवा और ऊर्जावान है, उसका पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इसके बाद वो वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें अनुराग ठाकुर दिल्ली के चुनाव के दौरान नारे लगवाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को। आप लोग जानते हैं कि एक मंत्री होकर इस तरीके के बेतुके नारे उन्होंने लगवाए थे, गाली गलौज करवाई थी और उसे प्रधानमंत्री मोदी एनर्जेटिक और युवा बता रहे हैं। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास अब बचाव करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब ऐसे ऐसे व्यक्तियों के वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके स्पीच को शेयर करते हुए अपनी सरकार को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि अनुराग ठाकुर की बातों में ना कोई तर्क है ना कोई तजुर्बा है, केवल वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और स्पीच भी विवादित देने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। अनुराग ठाकुर के मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया तो प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि कौन से युवा और ऊर्जावान बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर थे जिनको दोबारा से मंत्री नहीं बनाया गया। साफ तौर पर दोस्तों खेल मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बार तो कोई मंत्रालय भी नहीं दिया गया। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उनके प्रति नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऊर्जावान और युवा नेता बताकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थक उनके बयानों को देखें। आपकी क्या राय है दोस्तों? अनुराग ठाकुर के बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रेल मंत्री भी ऐसा लग रहा है कि सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि उनको चाहे कुछ भी हो जाए उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। दरअसल दोस्तों अश्विनी वैष्णव जब से रेल मंत्री बने हैं तब से ऐसा लग रहा है कि लाइन लग गई है हादसों की, ट्रेन एक्सीडेंट की लगातार लाइन लगती जा रही है। दरअसल दोस्तों 18 जुलाई को गोंडा के अंदर उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसा हुआ था। इसके बाद 19 जुलाई को भी वलसाड गुजरात के अंदर ट्रेन हादसा हुआ था। 20 तारीख को अमरोहा उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेन हादसा हुआ। 21 जुलाई को अलवर राजस्थान में ट्रेन हादसा हुआ। 21 जुलाई को ही बंगाल के अंदर भी ट्रेन का हादसा हुआ। 29 जुलाई को बिहार में ट्रेन का हादसा हुआ। फिर बीते दिन 30 जुलाई को भी झारखंड के अंदर ट्रेन का हादसा हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। और रेल मंत्री के ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि मोदी का पूरा हाथ है और रेल के कितने भी हादसे हो जाए, कितना बड़ा भी कांड हो जाए, रेल मंत्री को नहीं हटाया जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी के फेवरेट मंत्री है दोस्तों। लेकिन इससे लोगों की जान खतरे में आ रही है। रेल मिनिस्टर अगर काम सही से नहीं कर पा रहे तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको पोस्ट से हटाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि रेल को लेकर कोई सुधार करने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से की जा सकती है, क्योंकि रेल मंत्री इस पूरे मामले पर वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं कि वो मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और घटनास्थल पर जा रहे हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए। आप इस रेल मंत्री को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे दोस्तों? लिखकर जरूर बताइए। क्या इस्तीफे की आप नौबत नहीं आई है? क्योंकि बैक टू बैक लगातार हादसे होते जा रहे हैं, कोई भी ट्रेन ऐसा लग नहीं रहा कि सुरक्षित है और इसीलिए रोज आकर लोग अपडेट देखते हैं कि कहीं फिर से कोई ट्रेन ना डिरेल हो गई हो दोस्तों। और लोगों को हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर घूम फिर कर मिल ही जाती है, 2 4 5 दिन में तो जरूर मिल जाती है और ये काफी चिंताजनक मामला है। जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने बीजेपी को किया खुला चैलेंज, बोले हिम्मत है तो मोदी सदन में आकर दिखाए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देते हैं तो नरेंद्र मोदी गायब नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी के स्पीच के कारण डर जाते हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्यों नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण के दौरान मौजूद नहीं रहते? अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि अब तो राहुल गांधी ऑफिशियल तौर पर नेता प्रतिपक्ष है। अब तो उनका ओहदा है, उनकी बातों पर सारे पार्टी के लोगों को खासकर मंत्रियों को और सत्ता पक्ष के लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी गायब रहते हैं। राहुल गांधी ने चैलेंज भेजा है, देखते हैं चैलेंज को स्वीकार करेंगे नहीं। साथ साथ दोस्तों चाइना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीति पूरी तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना बार बार भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है दोस्तों। ऐसा ही एक मामला सामने आया, लद्दाख के पेंगोंग सो झील पर चीन ने अपना 400 मीटर लंबा पुल बना लिया है। इससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया। इस पुल के जरिए चाइना अपने टैंक और सेना को कम समय में आसानी से ले जा सकता है। इसकी फोटोज सबसे पहले एनडीटीवी ने जारी की है। एनडीटीवी के पास मौजूदा नई तस्वीरों से पता चला है कि पुल को ब्लैक टॉप कर दिया गया है, उसके ऊपर हल्के मोटर वाहन चलते दिखाई दे रहे हैं, यानी अब रोड चालू भी कर दिया गया है दोस्तों। पुल को चालू भी कर दिया गया है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाइना पॉलिसी के फेलियर को दिखाता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। विदेश मंत्री को इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना चाहिए। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीते दिन 30 तारीख को दिल्ली में जनता मंतर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई सारे विपक्ष के नेता मौजूद रहे, लेफ्ट पार्टियों के नेता मौजूद रहे, खुद शरद पवार भी मौजूद थे और उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता भी मौजूद थे। गौरव गोगोई उनको कांग्रेस पार्टी ने भेजा था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर वो पहुंचे थे और मनीष तिवारी भी इस दौरान बताए जा रहे हैं कि मौजूद थे। तो कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि इंडिया ब्लॉक की ओर से अगर कोई बैठक बुलाई जा रही है, कोई विरोध बुलाया जा रहा है जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, तो कांग्रेस पार्टी भी वहां पर मौजूद रहेगी। बेशक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी राज्य में एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं राज्य के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अगर मामला सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के गलत पावर के इस्तेमाल से जुड़ा रहेगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी भी साथ में खड़ी रहेगी। अगर आप भी मानते दोस्तों कि एकदम पॉजिटिव गेस्चर दिखाया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से और ऐसा ही होना चाहिए, विपक्ष को सारी बातों पर एकजुट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बातों पर अत्यंत जरूरी है एकजुट होना वहां पर सब एक साथ नजर आ रहे हैं और यही एक पॉजिटिव संकेत है इंडिया गठबंधन को लेकर। साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य के प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं बन पाया था, इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी को इस बार बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव हरा दिया और यूसुफ पठान यहां से जीतकर सांसद बन गए हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है तो जिम्मेदारी लेते हुए अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा भी दे दिया है। यानी एक तरीके से टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो नेता था अधीर रंजन चौधरी, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में आखिरकार अलायंस बना ले। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने संबोधन के दौरान टोका टकी कर रहे अनुराग ठाकुर को निशाने पर लिया, बीच बीच में शायरी से अपनी बातों को रखा तो जमकर ठहाके भी लगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हुई बीजेपी की हार को याद दिलाते हुए कहा कि जो खुद को ताकतवर कहते हैं लेकिन जिसने उत्तर प्रदेश में हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार भी नहीं कर रहा है। उनका वीडियो भी हम लोगों ने देखा है, यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर मोदी और अमित शाह रवैया दिखा
रहे हैं और कई जगह एक दूसरे को नमस्कार भी नहीं कर रहे। अखिलेश यादव ने उसी वीडियो की ओर संकेत देते हुए कहा है कि ये लोग अपने आप को काफी मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इनको चुनाव हराया उसको हटा भी नहीं सकते हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पंजाब में बड़ा सियासी भूचाल, अकाली दल ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाला। लिस्ट में कई सारे लोगों के नाम है, इन सभी को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, इसके बावजूद ये सारे नेता नहीं माने। अब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। शिरोमणि अकाली दल ने मंगलवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। 7 नेताओं को हल्का इंचार्ज के पद से भी हटा दिया गया है। पार्टी ने यह घोषणा की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से विस्तृत फीडबैक लेने के बाद इन रिक्तियों को भरा जाएगा। वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूदड़ की अध्यक्षता वाली पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने इस पूरे मामले पर निर्णय लिया है। 8 वरिष्ठ नेता जिसमें गुरप्रताप सिंह वडाला और बीबी जागीर कौर और प्रेम सिंह का नाम है, परमिंदर सिंह ढींडसा का नाम है, सिकंदर सिंह मलूका का नाम है और सुरजीत सिंह खखड़ा का नाम है। यानी दोस्तों एक तरीके से बड़े बड़े नेता, इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन सभी ने एक गुट बनाकर सुखबीर बादल से ही इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था और बादल परिवार से पार्टी को मुक्ति दिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उन सभी को मुक्ति दे दी गई है। 8 लोगों को उनके पद से हटा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुखबीर बादल शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल में कई सारे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद से नाराज है और वो सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने गेम चेंजर का वादा किया था, लेकिन नेम चेंजर बनकर मात्र रह गई है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य में विकास के नाम पर केवल नाम बदलने की राजनीति पर निशाना साधा गया है। नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई स्कीम के लिए बजट देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहन चरण मांझी सरकार अपने बजट के कई स्कीम्स के लिए जरूरी फंड नहीं दे पाई। उड़ीसा विधानसभा में पेश किए गए बजट 2024-25 के चर्चा के दौरान विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने कहा कि बीजेपी ने बजट में बीजू जनता दल सरकार के समय में लाए गए 45 स्कीमों के नाम बदल दिए। ये लोग पहले कहते थे कि ये गेम चेंजर बनकर आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल नेम चेंजर बनकर काम कर रहे हैं। साथ साथ 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलता रहेगा सिलेंडर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख का बीमा और दिव्यांगों को मिलेगा 1 लाख रुपए। इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव की सरकार के द्वारा दावा किया गया है और एक वादा किया गया है, क्या धरातल पर लागू होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी बयानों के तीखे बाढ़ चले, हंगामा हुआ, तकरार हुई, तेवर देखने को मिले, सवाल जवाब भी देखने को मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के बीच में वार पलटवार देखने को मिला। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिला दिया, फिर शायरी सुनाई उन्होंने। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने महिला अपराध में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताते हुए भाजपा सरकार की पोल खोली, लेकिन एक जो नजारा देखने को मिला दोस्तों वो ये कि मंत्री ओपी राजभर अंग्रेजी में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उस जवाब को देने के लिए उनको पन्ने को पढ़ना था, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे थे। अपने आप को बीए डिग्री होल्डर बताते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में उनको इतनी दिक्कत आ रही थी कि चेयर पर मौजूद अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि आप ये लिखित में जो जवाब है ये आप सीधा उनको दे दीजिए, जिन्होंने सवाल पूछा था सदस्य को दे दीजिए, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अमूमन एक मंत्री जवाब को पढ़ता है और बाद में लिखित में भी वो जवाब उस व्यक्ति को मुहैया कराता है जिन्होंने मंत्री से सवाल पूछा होता है, लेकिन यहाँ पर जवाब पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही थी। इसके बाद ये बातें कही गई है दोस्तों। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री की आलोचना की गई है। सासा विधानसभा में गाली देने वाले धारीवाल को मिली सजा, माफी मांगो नहीं तो 2 दिन में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्पीकर बोले आपको 4 साल तक सदस्य रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर ने कहा कि जिस तरह का आचरण किया गया है इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। आपको अंदाजा नहीं है, जब मीडिया में ये बात हुई तो सदन की कितनी गरिमा गिर गई है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे से चेतावनी है कि आप आचरण को ठीक करें, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के किसी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले धारीवाल के गाली देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सदन से माफी मांगी थी। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जेठ पर जानलेवा हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा योगी सरकार में पिछड़े समाज के लोगों का अपमान होता रहा है। दबंग गुंडे दलित पिछड़ों के साथ मारपीट गुंडाई करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री के दलित पिछड़ा वर्ग के परिवार तक सुरक्षित नहीं है। ये सरकार के पिछड़ा दलित विरोधी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सीएम योगी खुद दलित पिछड़ा विरोधी है और दलित पिछड़ा समाज के लोग चाहे वो जनप्रतिनिधि क्यों ना हो इस सरकार में असुरक्षित महसूस करते हैं, और क्योंकि गुंडों और बदमाशों और सामंतवादियों को सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ का संरक्षण प्राप्त है। ये गंभीर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से निशाना साधा गया है। साथ साथ दोस्तों एमएनएस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव लगभग सारी सीटों पर लड़ेगी, ऐलान किया था राज ठाकरे ने। इसके बाद अब एमएनएस के कार्यकर्ता ओवर एक्साइटेड दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों मामला सामने आ रहा है महाराष्ट्र से, जहां पर एनसीपी और एमएनएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने एनसीपी के विधायक की कार पर जमकर तोड़फोड़ की है। मिली जानकारी के अनुसार एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी की कार पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ तब हुई जब अमोल मिटकरी कार महाराष्ट्र के अकोला गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी हुई थी। कुल मिलाकर एमएनएस के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे और इसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी गई। दोस्तों दरअसल एनसीपी के नेता ने जो बयान दिया था उससे बुरी तरीके से एमएनएस के लोग भड़के हुए हैं। एनसीपी के विधायक ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में केवल एमएनएस का काम सुपारीबाजी का है। राज ठाकरे के ऊपर की गई इस टिप्पणी से एमएनएस के कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे और अब जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया राज ठाकरे ने तो एमएनएस के कार्यकर्ता अपने पुराने रूप में आकर इस तरीके के हिंसात्मक रवैया दिखाने लगे हैं। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्ष नेता राहुल गांधी का एक वीडियो मीडिया में शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुल 23 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में
में कि राहुल गांधी हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटेगी तब देखना क्या कार्रवाई होगी। यानी राहुल गांधी के बयान को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस पर जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये तो वीडियो राहुल गांधी का काफी पुराना है। कांग्रेस पार्टी के आईटी रेड के बाद उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर सरकार बदलेगी तो फिर इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी के 29 मार्च 2024 के इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि वो हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि पड़ताल में पता चला है कि ये पूरी तरीके से दावा फेक है। 23 सेकंड का वीडियो काटकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि किसके आईटी सेल के द्वारा ऐसा किया जा रहा होगा। दोस्तों जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पेंगोंग झील और डेमचोंग सेक्टर में चीन के द्वारा की जा रही हरकतों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल खड़े किए। खड़गे ने चीन और पाकिस्तान से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों पर हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत के सीमा के 2 मोर्चे के घटनाक्रम ने नरेंद्र मोदी सरकार की उदासीनता को फिर से उजागर कर दिया है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने लिखा कि क्या ये सच नहीं कि चीन ने पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तटों को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण और संचालन शुरू कर दिया है जो हमारे एलएसी के करीब इस क्षेत्र में सामरिक प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति को देता है। आगे उन्होंने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि चीन ने डेमचोक सेक्टर में एलएसी के पास एक नया गांव बसाना शुरू कर दिया है, जो देपसांग के बाद विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। खड़गे ने पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़ा किया कि क्या यह सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू क्षेत्र में 25 आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें 15 सैनिकों और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, 27 लोग घायल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर एकजुटता वाले और समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों से बात राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो इस मामले पर केवल अपने लिए माहौल बनाते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि माहौल तो तब बनेगा जब देश की सुरक्षा अच्छी रहेगी। जब देश की सुरक्षा में ही सेंधमारी की जा रही है तो विपक्ष के लोगों को भी बिठाना चाहिए, उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर विपक्ष के भी पार्टिसिपेशन के साथ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य पंकजा मुंडे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा और उससे जुड़े हुए लोग बार बार शरद पवार के पीछे पड़े हैं, उनका स्टैंड जानना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और क्या वो आरक्षण दे पाएंगे मराठा समाज को, ये उनको बताना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त को मुंबई से चुनावी समर का शंखनाद करेगी। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शंखनाद कांग्रेस 20 अगस्त को मुंबई के अधिवेशन से करेगी। 20 अगस्त को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत अन्य बड़े नेता महाराष्ट्र के अंदर चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। राजीव गांधी के जयंती के कार्यक्रम को लेकर यह जानकारी दी जा रही है। महाराष्ट्र में इसी दिन कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लॉन्च होने वाला है। देखते हैं किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों कैंपेन कौन से मुद्दों के आधार पर लॉन्च किया जाता है, जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में इसी साल अंतिम विधानसभा के चुनाव होने वाले। महाराष्ट्र में महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, शिवसेना का गठबंधन अभी सत्ता में है। तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। अजित पवार गुट की और सभी सम्मानजनक सीटों की बातें कही गई है तो एकनाथ शिंदे भी 100 सीटें क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किसको कितनी सीटें देती है दोस्तों, क्योंकि दावेदारी अब तो अलग अलग तरीके की हो रही है। वहीं पर दिल्ली के अंदर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। मेयर सैली ओब्रायन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। सभी अवैध संस्थानों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि एक्शन तब लिया गया है जब 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। कम से कम आने वाले दिनों के अंदर तो छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल खाना पूर्ति के लिए 1-2 दिन कार्रवाई करके केवल मीडिया हेडलाइंस जुटाने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने भी जवाब दिया है। दोस्तों शिवपाल यादव पर टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चाचा को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लोगों ने गच्चा दे दिया। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं माता प्रसाद पांडे, उनकी जगह उम्मीद की जा रही थी कि जिम्मेदारी दी जाएगी शिवपाल यादव को, लेकिन उनको जिम्मेदारी नहीं मिली। तो योगी आदित्यनाथ कहते कि आपको आपकी पार्टी ने गच्चा दे दिया है। इस पर शिवपाल यादव ने अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। दोस्तों शिवपाल यादव ने कहा कि हम 3 साल से आपके संपर्क में थे, आपने हमें भी गच्चा दे दिया। कुल मिलाकर दोस्तों एक बड़ा खुलासा किया है शिवपाल यादव ने। ऐसा पहले माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार शिवपाल यादव से संपर्क साध रही है और शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि 3 साल तक आपके संपर्क में रहे, आपने भी गच्चा दे दिया। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे दोस्तों। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया तो 2024 के बाद वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। उनके बेटे को भी टिकट दिया गया था। सांसदी का चुनाव अक्षय यादव भी जीत कर आए। साथ साथ कभी कभी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, वाया वाया आना पड़ता है, इसलिए शाखाएं खोली गई है। दरअसल दोस्तों एंटीलिया बम कांड मामले के आरोपी प्रदीप शर्मा की पत्नी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गई है। तो अब निशाना साधते हुए तंज कसते हुए राजीव निगम बोले कभी कभी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, यानी भारतीय जनता पार्टी की और उनका इशारा है कि बीजेपी में आने से पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में जाया जाता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख किया जाता है, वाया दूसरी पार्टी आया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की शाखाएं चल रही है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि एंटीलिया के बम कांड से जुड़े हुए आरोपी की पत्नी ने एनडीए गठबंधन ज्वाइन किए, साथ साथ जेल से इंटरव्यू देकर फंसे लॉरेंस बिश्नोई। सुप्रीम कोर्ट बोला, कहा 72 मामले दर्ज हैं, इस पूरे मामले पर
पर जांच होगी। एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। पीठ ने कहा कि जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन चुनाव जीतेगा, इस पर राकेश टिकैत की ओर से एक टिप्पणी आई है। टिकैत ने कहा कि बीजेपी और संघ का कोई नेता नहीं चाहिए, इन्हें बस ये चाहिए कि ऊपर से आदेश आए, उसका पालन हो। ये दो जो उप मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, बीजेपी लीडर नहीं चाहती। इन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को सीएम बनने का सपना दिखा दिया है, इसलिए कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि कोई भी विधायक कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। जो जाने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि नागपुर मजबूत है, यानी आरएसएस के लोग मजबूत है। और उन्होंने 27 के चुनाव को लेकर कहा कि गठबंधन की सरकार आएगी 27 में। सपा कांग्रेस की सरकार को लेकर उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। दोस्तों, क्या आप उनकी बात से समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।